अद्य शुक्रवासरः अथवा नहीं गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आषाढ़ शुद्ध चतुर्थी दिनांक 22 जून 2023 महाप्रकाश निघंटु द्वीपांतरवचा शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं प्रौढ़दावाग्निलीलम् अभी सुनाई दे रहा है? ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति। पारसिक वचा शुक्ला प्रोक्ता हेमवती तिसा हेमवत्युदिता तद्वत वातम हंति विशेषतः। तो वचा के जो गुणधर्म है वही पारसिक वचा के इसको एक बारे में है और विशेषता वात का शमन करने वाली इस प्रकार की है। नहीं माहिती। सुगंधापि उग्रगंधा च विशेषात् कफकाखनु सुस्वरत्वकरी रुच्चा रुत्कंठ मुख शोधिनी। कुलंजन कहा गया है इसको। आर्ता नक्षत्र प्रारंभ होने पर हिंग से घी सेवन करने पर चातुर्मास में वायु रोग नहीं होते, ऐसा कोई ग्रंथ में उल्लेख है जी? ग्रंथ में तो नहीं है। हर्डिकर ने जो बताया है वो मैंने सर्कुलेट किया है जीएचपीसी में। आज शाम को करना है तो जरूर करेंगे, लेकिन ग्रंथों में तो मुझे पता नहीं है इस प्रकार का कुछ उल्लेख है इस प्रकार। तो कुलंजन मालूम नहीं है, कुलंजन इसमें द्रव्य गुण में है क्या? उषातकी कुटज फिर कुमारी। कुलंजन नहीं है इसमें, कोकिलाक्ष। ठीक है।
कफकास के लिए सुस्वरत्व करी रुचार उत्कंठ मुख शोधिनी। तर उत्कंठ और मुख शोधन करने वाली इस प्रकार की है। अपरा सुगंधा स्थूल ग्रंथि यस्या लोके महाभरी इति नाम। महाभारी और महाभरी स्थूल ग्रंथि सुगंधास्या ततो हीन गुणास्मृता। इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। महाभारी वचा इज कोष्ठकोलिंजन। जेएसपीसी में शेयर किया है मैंने, कुछ 6 बजकर कुछ या ऐसा है। 49 ऐसा। और उसके बाद आधा घंटे तक कुछ खाना नहीं है, ये बताया गया। तो जेएसवीसी 2 और जेएसएस तीनों में डाल दिया है मैंने। तो ये अगर कोष्ठकोलिंजन है तो शायद इसमें देखेंगे खदीर कुष्ठ में होना चाहिए, तो नहीं तो किसी को अगर पता है तो बता दे नंबर। क्या महाभरी इति नाम स्थूलग्रंथि सुगंधात् ततो हीन गुणासुरता। ठीक है। विपांतर वचा किंचित तिक्तोष्णाद वन्य दीप्तिकृत। विबंधात्मान शूलग्नि शक्रुन्मूत्र विशोधिनी। वातव्याधि अपस्मारम उन्मादम तनुवेदना व्यपोहति विशेषेण थिरंगामय नाशिनी। तो द्वीपांतर वचा तो अच्छे दिख रहे हैं। नो। तंती। वाला नहीं है, ये भी नहीं है। विपांतर वचा नाम से कुछ बाजार में मिलता है क्या, देखना चाहिए, क्योंकि फलश्रुति काफी अच्छी है। विबंध आत्मान शूलग्नि शक्रुन्मूत्र विशोधिनी। तो शायद ये हिंगू वचादि योग जो है इसमें ये डालना ज्यादा उचित इस प्रकार का रहेगा। वातव्याधि अपस्मार उन्माद दोनों है, तनु वेदना व्यपहति विशेषण तिरंगामय नाशिनी। और चोपचिनी नाम से शायद होगी द्वीपांतर वचा। कख चछ जशन्य। दिन सुवर का गया। ख गूगल।
चाल मोगरा। जम्बू। दशामावसी। चित्रक तो नहीं है ये भी। हाँ। व्यपोहति विशेषण तिरंगामय नाशिनी, ये चोपचिन्यादि चूर्ण इस प्रकार के अच्छे काम में आता है. चोपचिनी आणि कोष्ठकोळिंजन नेमके वेगळे आहे. या वो तो अलग है. चोपचिनी चूर्ण वातरक्त. कुष्ठला पर्याय म्हणून वापरतात. ओके. अभी ये स्वाइन फ्लू और दूसरा कौन सा था, उसमें बाद में संधिवात की पीड़ा बहुत सारे लोगों में एक एक दो दो बरस तक चली रही. उसमें चोपचिन्यादि चूर्ण ने अच्छा काम किया था. खास करके स्वाइन फ्लू और दूसरा कोई था. तो उस हिसाब से चोपचिनी चिकनगुनिया या तो इसमें चोपचिन्यादि चूर्ण अच्छा काम में आया. तो उस दृष्टि से ये चोपचिनी अगर है तो शायद हम चोपचिनी नाम से तो मिलना चाहिए द्रव्य इस प्रकार से. तो ये चोपचिनी के गुणधर्म है ऐसा समझकर अगर करेंगे. द्वीपांतर वचा किंचित तिक्तोष्ण वन्य दीप्तिकृत विबंधात्मान शूलग्नि शक्रुन मूत्र विशोधनी. तो वात मूत्र पुरुष तीनों का अनुलोमन करने वाली है. वात व्याधि अपस्मार उन्माद तनुवेदना. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा करके देखे. हपुषा द्वय. हपुषा वपुषा विस्रा पराश्वत्थ फला मता. पराश्वत्थ फला मत्स्यगंधा प्लीह हंत्री विषग्नि ध्वांश नाशिनी. हपुषा हवुषा दीपनी तिक्ता मृदुष्णा तुवरा गुरु. पित्तोदर समीरार्षो ग्रहणी गुल्मशूलवृत. पराप्येत गुणा प्रोक्ता रूप भेदो द्वयोरपि. मधुनाशिनी चोपचिनी. We get it. Okay. मधुनाशिनी should be अलग. गुडमार. मधुनाशिनी is गुडमार. नानल सर बरीच वापरायचे. ओके. मुझे लगता है कि चोपचिनी चूर्ण मिलता है. चोपचिन्यादि चूर्ण इज इजीली अवेलेबल. या दैट इज इजीली अवेलेबल. लेकिन केवल चोपचिनी भी मिलनी चाहिए. तो चोपचिन्यादि अवेलेबल है तो चोपचिनी भी मिलनी चाहिए. तो देखना है थोड़ा सा उसके. और हापुसा काफी कंट्रोवर्शियल है. बिल्कुल बीच में मिलती नहीं थी. बाद में ये मिलने लगी है. मधु गोडमोले मैडम. यस. सोलो ऑल्सो अवेलेबल. मधु स्नुही. तो ठीक है. चोपचिनी आसानी से मिलती है तो थोड़ा देखेंगे चोपचिनी का चूर्ण अगर होता है तो. और हपुषा दीपनी तिक्ता मृदुष्णा तुवरा गुरु. थोड़ा अजीब है. पित्तोदर समीरार्षो. पित्तोदर और वातर्ष वातार्ष ग्रहणी गुल्म शूलरुत. पराप्येत गुणा प्रोक्ता रूपोभेदो द्वयोरपि. इसमें शायद कोशिश करते हैं. हिफेन. so, विषद्रव्य उन्होंने अलग दिए हैं. तो हपुषा
लव शतावरी के बाद होना चाहिए। यहाँ तो श पे ही खत्म हो गया। मधुस्नोही चोपचिनी स्माइल एट चाइना चेरिय एंड वालिय मधुस्नोही रसायन अवेलेबल यूज्ड इन कुष्ठ एंड वातरक्त। ये थोड़ा अजीब है। चोपचिनी ABS मधुस्नेही रसायन यूज फॉर कुष्ठ एंड वातरक्त। तो ये देखना चाहिए। आभूषा तो मिल नहीं रही है। एक मुझे लगता है कि इसमें समय काफी जा रहा है। एक तो भाव प्रकाशी करते रहे या फिर द्रव्य गुण निघंटु भी करते रहे, द्रव्य गुण विज्ञान ही करते रहे। ये बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरी जगह जाना फिर यहाँ आना ये समय लेने वाला है। विडंग विडंग तो होना ही चाहिए। कोष्ठ वेगळे आणि कोलिंजन वेगळे। 303 नंबर। पुंसी क्लेबे विडंगम स्यात् कृमिघ्नो जंतुनाशनः। दोन्ही एकच। तंडुलश्च तथा वेल्लम अमोघा चित्रतंडुलः विडंगं कटु तीक्ष्णोष्णं रूक्षं वन्निकरं लघु शूलाद्मानोदर श्लेष्म कृमिवात विबंधनु। मुझे भी लगता है कि केवल भाव प्रकाश को ही आगे हरित इत्यादि वर्ग और सभी करेंगे और फिर इसमें जाकर एक बार द्रव्यगुण विज्ञान का जो है वो करेंगे। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा, लेकिन उसमें काफी ज्यादा जानकारी इस प्रकार की है। तो देखते हैं। और ये साइन आउट क्या हो रहा है? ओके हाँ। विडंगं कटु तीक्ष्ण उष्णम रूक्षम वन्यकरम लघु। तो कटु तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष और अग्नि निर्माण करने वाला लघु शूल आत्मान उदर श्लेष्म कृमि वात विबंधन। तो विडंग वैसे चूर्ण के फॉर्म में ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन शायद महाव्रण ऑल्सो इंडिकेटेड। ओके, इसमें 155। विडंगम। तो ये देख लेते हैं। वेल्लम विडंगं कृमिघ्नः जंतुनाशनश्च गिरौ रोहन्ति तेषां फलानि मरीचसदृशानि फले बीजानि सन्ति। वो माश प्रमाणं सक्षौद्रं कर्ष प्रमाण सौक्षद्रः कर्ष प्रमाणं सजलं विडंगारिष्टम। चिनी म्हणजे गुलबक्षी। ये थोड़ा अजीब है। गुलबक्षी तो आसानी से मिलती है। और काफी अलग अलग कलर है। लाल होता है, पीला होता है, श्वेत होता है, इस प्रकार से। सुगंध नहीं है उसमें। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, ये देखना चाहिए।
विगणनं कुष्ठघ्नं कृमिघ्नं शिरोविरौचनोपगं च इति। कटुकं तस्य विपाकः कटुः कटुकः वीर्यं च उष्णं तत्कटुत्वात् उष्णवीर्याच्च पित्तं वर्धयति। उष्णवीर्यत्वाच्च वातं शमयति। विडङ्गं वह्निकरं वातानुलोमनं च। कटुरसेन उष्णवीर्येण च जाठराग्निं वर्धयति। अन्नं पचति। अन्नस्य पाकेन आहाररसः उत्पद्यते। स शरीरधातुं वर्णं च पोषयति। अतिसारे ग्रहण्यां शूले उदरे आत्माने च विडङ्गस्य उपयोगः प्रशस्तः। कुष्ठे अग्निमान्द्यात् अजीर्णाच्च विविधानि कुष्ठानि जायन्ते तेषु विडङ्गं प्रशस्तम्। सुश्रुत में एक अजीब रेफरेंस है कुष्ठ के बारे में। सर्वाणि कुष्ठानि स वातानि स पित्तानि स श्लेष्माणि स रक्तानि स कृमिणि च भवन्ति, इस प्रकार का रेफरेंस है। तो कृमियों का अनुबंध कुष्ठ में होता ही है, ऐसा उनका कहना है। और मैं सभी कुष्ठ रोगों में कृमिघ्न चिकित्सा करता ही हूँ। कृमि कुठार, ये अरबत कपिला वगैरह वगैरह इस प्रकार से योग में प्रयोग में लाता रहता हूँ। विडङ्गचूर्णं विडङ्गक्वाथो वा कृमिं कृमिरज रोगांश्च हन्ति कटुत्वात् उष्णवीर्याच्च विडङ्गं कवचेषु कृमिषु प्रशस्तम्। विडङ्गस्य चूर्णस्य नस्यं पीनसम् अर्धावभेदकं च नाशयति। तो शिरोविरेचनोपगों में विडंग है, तो उसके हिसाब से कफज अगर इस प्रकार के है तो वो नाश करने वाला इस प्रकार का रहेगा। कृमियों के बारे में इसमें विडंगारिष्ट और विडंगासव दोनों मिलते हैं बाजार में। और भट्ट सर विडंगासव का प्रयोग ज्यादा करते थे, मालूम नहीं दोनों में क्या अंतर इस प्रकार का है। लेकिन जहां जहां पे कृमि निदान है वहां पे विडंग एक अहम दवा इस प्रकार की है। कृमि ऐसा ही उसका पर्याय है। वैसे ऐसे कुछ देना है, फिर छोड़ देना है, फिर देना है, फिर छोड़ देना है, इस प्रकार से करते हैं जनरली। तो हफ्ते भर के दे दिए दिए दे दे, फिर हफ्ते भर के लिए रुके, फिर दे दे, ऐसा भी करते हैं। नहीं तो कम मात्रा में हर रोज भी दे सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। कृमि कोष्ठ ये जो संकल्पना है उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस अगर हो जाते हैं तो कृमि सिस फॉर्म में चले जाते हैं और फिर उनके ऊपर कोई दवा का असर नहीं होता। जब फेवरेबल कंडीशन हो तो फिर से जग जाते हैं। तो ऐसे हालात में दवा की इस प्रकार की आदत न पड़ जाए, तो बीच बीच में दवा छोड़ देने की, फिर से ये बाहर निकलेंगे तो फिर दवा देंगे तो फिर निकल जाएंगे, इस प्रकार के है। कृमियों के बारे में काफी दिलचस्प कहानियां हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी इस प्रकार की बात होगी। साई राजवाड़े के पास एक छोटा बच्चा आया था 5 बरस का, सर दर्द की शिकायत थी और इन्वेस्टिगेशन सभी हुए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि ये चालबाजी कर रहा है, कुछ चाहिए इसलिए ये सर दर्द हो रहा है, इस प्रकार का बता रहा है। तो उन्होंने कुछ दवाइयां दे दी। सोचा तो नहीं था, लेकिन दवाइयों से कृमि गिरने लगे और जैसे कीड़े निकल आए, कृमि निकल आए, सर दर्द शांत हो गया उसका। तो उन्होंने ये केस बताई थी क्लासरूम में। विडंग दुःस्वप्न नाशन आहे, येथे उल्लेख नाही। सरांनी एका रुग्णाला मनसंबंधी स्वप्न पडायचे, त्याला विडंक दिले होते, उपशय मिळाला होता। ओके। तो ये एक अलग बात है कि जिन मरीजों में टॉयलेट का सपना दिखता है, बार बार टॉयलेट सामने आता है, इस प्रकार से ऐसा बताते हैं कुछ इस प्रकार से, तो एक तो कॉन्स्टिपेशन होता है, नहीं तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि कृमि का निदान होता है। और अगर कृमि इस प्रकार से है तो विडंग इस प्रकार से काम करेगा। वातानुलोमनी छान होतो। मैंने विडंग चूर्ण साक्षात प्रयोग नहीं किया है, वो शायद उसी को उसी की भावना देके थोड़ा
उसकी कार्मुकता बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और मिलने में आसान है, इसे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी प्रकार की लाड सर ने एक केस बताई थी कि माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस इस प्रकार का निदान था। एक दफा एक्सरे किया गया, तो एक्सरे में कैल्सिफाइड वर्म पाया गया माइट्रल वाल्व में, फिर उसकी ओपन हार्ट सर्जरी, ये अमेरिका का उदाहरण है। तो हमारे यहाँ कुर्मिजो हृदरोग बताया गया है। तो विड़ंगाद्य लोह छांद रिजल्ट्स, ओके, ये पाठ कहाँ का है भाव प्रकाश? ये वैशिष्ट्य रत्नावली में है क्या, ये विड़ंगाद्य लोह? विड़ंग नागरम क्षारः कालरोह रजो मधु यवामलक चूर्णं च योगोतिस्थौल्य दोषचित। यही अगर पाठ है तो मैं इसको प्रयोग में ज्यादा लाना चाहता हूँ। हमने विड़ंगादि का चूर्ण बना के रखा है इस प्रकार से। मेदोरो, यस। तो इसके रिजल्ट ऐसे है, इसमें सिर्फ ये यवा और अमल का चूर्ण वो कितना डालना है थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कैसे व्योषादि सक्त में षोडश गुणम इस प्रकार का बताया गया है, सक्त में षोडश गुण युक्तम पीतन निहंतित, उस प्रकार यव और आमल का 8-8 गुण दोनों मिलकर 16 गुण, ये विड़ंगादि का योग बनाना। विड़ंग नागरं क्षारः काललोह रजो मधु इस प्रकार, और मध के साथ चाटने के लिए देना। इसमें क्या है, व्योषादि सक्त में तैल घृत मधु ये अनुपान है उसके साथ में, और वो इसके जो व्योषादि व्योषादि वेल त्रिपाल मुस्तेस तुल्यम, नहीं वो अलग रहा। व्योषकट भी वरा शीघ्र विड़ंगाति विशास्तेरा, ये व्योषादि चूर्ण है। तो येषाम चूर्ण मधुकृतम तैलम च सुदृशांशकम, और फिर उसमें 16 गुना सत्तू डालना है इस प्रकार से। तो ये काफी टेढ़ा मामला हो जाता है। उसके बजाय ये विड़ंगादि चूर्ण जो है, विड़ंगादि लोह इस प्रकार का, वो आसान है, और सिर्फ 8 गुना ये अगर डालते हैं तो मेदोहर इस प्रकार से काम अच्छा करेगा, स्थौल्यहर इस प्रकार से काम करेगा। तो वो शायद हम वावड़ी किराणा दुकानात पण मिळत, येस। 1 year old good read somewhere without reason, छातीत सतत दाटल्यासारखे वाटायचे, काहीच कळत नव्हते, सारी इन्व्हेस्टिगेशन नॉर्मल होती, कृमिहर चिकित्सा दिली आणि 2 दिवसात उपशय मिळाला होता। हिंदी में लिखो वैशिष्ट्य रत्नावली। विड़ंगाद्य लोह, ये वाग्भट में भी है, थोड़ा इन्हें भी बता। प्रमेय कुष्ठ अमाज आमज रोग शामिल, विड़ंगादि चूर्ण अवेलेबल। इसमें क्या है, विड़ंगादि चूर्ण वैशिष्ट्य रत्नावली लिखा है क्या? तो ये एक दूसरा उदाहरण है। वैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें जो अंतराद कृमि इस प्रकार के कृमि बताए गए हैं, तो हमारा निदान अगर अंतराद कृमि इस प्रकार का अगर होता है तो कृमि में चिकित्सा चाहिए, लेकिन यहाँ अल्सर होते हैं तो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य नहीं प्रयोग कर सकते। तो मैं उसमें गोक्षुर और रजनी इनका प्रयोग करता हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो अगर अंतराद कृमि हमारा निदान है तो उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वैसे बागेवाड़ीकर सर ने एक केस दी है मेरे माझी चिकित्सा में या अनुभव अमृत में किसी में तो है। कोई उनका रिश्तेदार उनके घर पे रहने के लिए आया था, गोक्षुर एंड रजनी। रजनी के पर्याय शब्दों में कृमिग्ना है, कृमिग्ना हलिदी योषित प्रिया हट्ट विलासित, गुणकर्म में नहीं है। और गोक्षुर कुर्मिग्न है, ये एक थोड़ा अजीब इस प्रकार की बात है। तो गोक्षुर अच्छा है।
तो उनमें निदान नहीं हो रहा था और पेट फूलना वगैरह इस प्रकार की कुछ शिकायत। तो रात में उन्होंने देखा कि गुदकंडू था। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने ये रिगरस क्रिमिनल ट्रीटमेंट देने के बारे में सोचा इस प्रकार से। और वैसे विमान स्थान 7वें अध्याय में कृमि की चिकित्सा जो चरक ने वर्णन की है वो काफी एक्सटेंसिव है। तो उसमें पहले बस्ती देना, फिर वमन करवाना, फिर विरेचन करवाना, इस प्रकार की बातें कही गई है। और तीनों तुरंत करने, एक के बाद एक के बाद एक, इस प्रकार से। और जिनमें ये कफज कृमि है, सरदर्श सर बताते हैं उसकी एक अलग नाड़ी लगती है कफज कृमि की। और जिसको कफज कृमि की नाड़ी समझ में आई वो अच्छा नाड़ी वैद्य बन गया, ऐसा एक उनका कहना था। बताया तो उन्होंने कुछ नहीं कफज कृमि की नाड़ी क्या होती है इस प्रकार से, लेकिन वो डायग्नोसिस करते थे इस प्रकार से। और फिर वमन देने के बाद मुंह से कृमि निकले हैं, ऐसा भी देखा गया है। पकवाशय से कृमि निकलते हैं, ये तो काफी कॉमन इस प्रकार का है। मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी 6-7 बरस की, लोनावाला में मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस समय में। आई थी तमक श्वास के लिए और मुखवैवरण्य वगैरह इस प्रकार का था, और मेरा पहला निदान कृमि ही हो गया। तो मैंने सिर्फ कृमि की ही चिकित्सा की, कृमि कुठार, आरवत कपिला वगैरह वगैरह इस प्रकार से। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने श्वास के लिए कुछ नहीं दिया, इसलिए सिर्फ दशमलव रिष्ट एक बता दिया। और फिर वो ट्रीटमेंट लेके चले गए। और 15 दिन के बाद वापस आए। मुझे लगा कि मैंने गलती की है, मैंने तंबाकू श्वास के लिए मरीज आई थी और मैंने कुछ किया नहीं इसके लिए। लेकिन जब वो 15 दिन के बाद वापस आई तो पता चला कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक बार भी तंबाकू श्वास की तकलीफ नहीं हुई। मैंने पूछा कृमि कितने निकले, तो बोले पूरा वो पॉट भर के कृमि बाहर आए, इतने बड़ी पैमाने पर कृमि निकले इस प्रकार से। और जिंदा थे, ये भी बात है, जिंदा भी होते हैं, मृत भी होते हैं। तो ऐसे मरीजों में कृमिग्न चिकित्सा भलीभांति करनी है। और अपकर्षण में एवादो कृमिणाम भेषजन सुतम, तो अपकर्षण यही पहली चिकित्सा इस प्रकार की है। तो विघातः प्रकृते है निदानस्य च वर्जनम। और फिर प्रकृति विघात और फिर कारणों को टालना, ये कृमि के बारे में बताया गया है। अब हमेशा छाती में हेवीनेस था। हाँ। ठीक है। ये हिंदी में फिर से लिख दिया। लेकिन ऐसा है कि कृमि निदान करके चिकित्सा करने से काफी रोगियों में फायदा इस प्रकार का होता है। और काफी योग अलग अलग है, पलाश का एक योग दिया जाता है। एक अजीब बात ऐसी है, नानल सर, बापू नानल सर, उनके यहाँ घर पे मैं गया था टीमवी के कारण। और कुछ ऐसी बातें चली। तो उनका कहना था ये कृमि जो है वो सूक्ष्म जंतु जो है वो कृमि है इस प्रकार से। और फिर माधव निदान में कृमि दोषतः नृणाम भवत्यति सारो, इस प्रकार का कृमि दोष एक कारण बताया गया है। और उनका कहना था ये जो कृमि है ये सूक्ष्म कृमि है, सूक्ष्मात केचित् अदर्शनाः, इस प्रकार की बात बताई गई है। तो दिखाई नहीं देते हमें आंख से। तो मैंने कहा कि लेकिन उसके लिए चिकित्सा क्या करें?
हम जो पुरुषज कृमि ज्यादातर इस प्रकार से हर्डीकर जी दादा ने कृमि गुल्म के एक मरीज को वमन करवा के निकाले थे। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। मैंने भी अभी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। मैं कृमि कुठार ज्यादा प्रयोग में लाता रहता हूँ, लेकिन कृमि मुदगर भी कभी कभी इस्तेमाल किया है। लेकिन थोड़ा देखना चाहिए कैसा कौन सा कहाँ पे करना है। वैसे कपी कच्चू के जो ऊपर वाले कांटे होते हैं, ये भी कृमिघ्न अच्छे है। गुड़ में बना के गोली बना के देते हैं, लेकिन ये कांटा निकालना काफी मुश्किल काम है। अगर हाथ में कहीं लग गए तो बहुत ही ज्यादा कंडू होती है। मैंने शुरू में एक प्रयोग किया था इस प्रकार का। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? तो हमारा निदान अगर कृमि है, ये संजात कृमि लक्षण, ये जो श्लोक बताया गया है, जरो विवर्णता शूलम रुद्रोग सदनम भ्रमः, काय पुढचा संजात कृमि लक्षण। ये हाँ, मैं इसकी बहस कर रहा था। नानल सर जो कह रहे थे कि सूक्ष्म जंतु जो है वो कृमि है इस प्रकार से। तो क्या कृमि के स्थान के हिसाब से निर्हरण का मार्ग बताया है क्या, जो वमन दिया गया ग्रंथों में, है वमन देने के लिए। वमन, विरेचन, बस्ती तीनों का प्रयोग बताया गया है इस प्रकार से। रुग्ण कंप्लेंट तो नहीं कर रहा कर रही थी, लेकिन अगर कृमिघ्न चिकित्सा दी जाती है और आमाशय में कृमि है, तो अपने आप भी बाहर निकल आ सकते हैं। ये भी बात हो सकती है। कई दफा ऐसा होता है कि कृमि निकलते नहीं है, लेकिन लक्षण शांत हो जाते हैं। ये भी देखा गया है। मेरे पास एक अमवात की पेशेंट थी। सीवियर पेन था नेक रीजन में, लाइक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। मैंने दशमूल 60 ml एंड एरंड ऑयल 60 पस्ती दी। देने के बाद 20 मिनट में मोशन आया और बहुत कृमि निकल। पेशेंट का नेक स्टिफनेस जो 10 दिन से तुरंत ठीक हो गया। पेशेंट का एज 68 था। Also told by Nandan. विडंग तेल सिर्फ विडंग है अभी। आपण आता ते विडंगातीच वापरतो ना? नहीं, चरक सिद्धिस्थान में जो विडंगाती तेल है उसका मैं काफी प्रयोग करता रहता हूँ। उसमें फलश्रुति में कृमि भी है। तो सिर्फ विडंग तेल या वेदोपाचक गुगुल नाम से पंचभौतिक चिकित्सा वाले यूज करते हैं। कैसे बनते हैं पता नहीं। चरक सिद्धि 4-18-20 विडंगाती तेल या दातार गुरुजी ने कहा है कि मेदोपाचक ये खास करके कृमि के लिए उपयुक्त तो होता है, तो उसका गुगुलू बना के दे सकते हैं। वैसे मेदक पाचक कॉम्बिनेशन जैसे सीकेडी में भी काम करेगा, क्योंकि इसमें जो किरातिकता और विश्व ये दोनों है, और तद्वच्च भूनिम्ब महोषधेच ये जो शोथ चिकित्सा में आया है, उसके आधार पर मैंने सीकेडी में इसका आरंभ किया है अभी फिर से एक बार। दक्षिण भारत में द्रोणोपुष्पी स्वरस हल्दी उष्ण जल के साथ देने की परंपरा है। द्रोणोपुष्पी स्वरस, लेकिन द्रोणोपुष्पी ताजा मिलनी चाहिए। शायद अच्छी इस प्रकार की है। तो मैं तो नानल सर से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो सूक्ष्म कृमि चाहे बैक्टीरिया वायरस वगैरह है,
इनको कृमि कहे। हमारे यहाँ जो वर्णन मिलता है वो पुरुषज कृमि मेनली है, और फिर रक्तज कृमि, कफज कृमि वगैरह वगैरह की भी बात कही गई है। और सूक्ष्मात् केचित् दर्शनाः, ये भी बात कही गई है। अंतराद, उदराद, हृदयाद, इस प्रकार के भी कृमि बताए गए हैं। तो अंतराद, उदराद या फिर हृदयाद, इनके बारे में अलगता से सोचना है। लेकिन मूल स्रोत जो है वो पक्वाशय इसी प्रकार का रहेगा। और वहां पे कृमिघ्न चिकित्सा अगर दे देते हैं तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब देखना यह है कि विडंगादि तेल इस प्रकार से प्रयोग में लाके हम दूसरा एक प्रयोग करते हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। करंजेल तेल या करंजेल कापूर तेल, लेकिन कम मात्रा में। 2-3 ml इतना ही देना है। अब निर्गुंडी तेल 40-50 ml, उसको इसके अनुसार, उम्र के अनुसार देना है। तो इसके लगातार 3 दिन बस्ती देने हैं, तो कृमि अच्छी तरीके से निकल आते हैं। फिर 1 महीने के लिए रुकना है, फिर से देना है। मेरे पास एक इस प्रकार का कृमिज रुद्रोग का बच्चा था, लड़का था। उसका ये 15-20% इस प्रकार का था, और एलोपैथी में बताया गया है कि कुछ होगा नहीं इसमें इस प्रकार से। तो कृमिज रुद्रोग निदान करके मैंने कृमिघ्न चिकित्सा इस प्रकार की दी। तो करंजेल कापूर जरा बेटर ऑप्शन है, ग्रीन फार्मेसी का मिलता है ताजा। नहीं तो करंजेल तेल लेकर उसमें भीमसेनी कापूर डालते हैं, तो ये भी दे सकते हैं। और मात्रा कम रहे, नहीं तो उससे उल्लास होने लगता है इस प्रकार का। तो इस प्रकार के मरीज में इसके साथ में निर्गुंडी तेल अगर देते हैं तो कृमिघ्न परिणाम अच्छा दिखता है। 11 क्रिएटिनिन है विथ इडिमा, अभी 9 आ गया। प्लीज टेल हाउ टू ट्रीट सच पेशेंट्स, विल स्टार्ट मेदोपाचक 2। परत एक वेळ सांगा। कुबेराक्ष का प्रयोग भी करते हैं। कृमि के लिए कुबेराक्ष है। अभी बाजार में मिलने वाला तो कुबेराक्षादि वटी, यही ज्यादा प्रचलन में है, और उसका प्रचलन ज्यादा रजस्राव कम है तो उसमें किया जाता है। लेकिन इसके लिए बारे में सोच सकते हैं। विडंगादि लोह रेफरेंस प्लीज। वाग्भट 14वां अध्याय सूत्रस्थान का। निर्गुंडी तेल मात्रा, करंजे तेल मात्रा। निर्गुंडी 40-50 ml, और करंजे तेल 2-3 ml, इतना ही देना है। तो एक कृमिघ्न बस्ती करके अच्छा काम करता है। गट में जैसा बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वैसा ही फ्लोरा हृदय वगैरह में क्या पॉसिबल? मालूम नहीं इस प्रकार का तो। गट में जैसा फ्लोरा है वैसा ब्रेन में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। ये तो गट ब्रेन करके एलोपैथी में अभी कंसेप्ट नहीं है, आ रही है। केरल वालों ने उसका काफी फायदा उठाया, क्योंकि बस्ती चिकित्सा मस्तिष्क के रोगे में हम कर सकते हैं ये इसके आधार पर। और वैसे मस्तिष्क के बारे में अगर विकार है तो उसको हम एक तो वात व्याधि समझकर ट्रीट करें, या फिर मेद से संबंध ट्रीट करें, या फिर रक्त के बारे में सोचे। उसको मज्जा के बारे में सोचा जाता है, वो ठीक नहीं लगता। स्थूलाष्टुषु विशेषण मज्जा भवती, इस प्रकार का है। तो इसमें वात, रक्त और मेद, ये 3 दूष्य अगर मस्तिष्क में कोई बीमारियां है, चाहे बिनाइन ट्यूमर हो, मेनिंजियोमा, या फिर अकाउस्टिक श्वानोमा इस प्रकार से, या मैलिग्नेंट हो, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो सेरिब्रल एट्रोफी वगैरह ये भी काफी दिखाई देते हैं। तो उन सभी में वात, रक्त और मेद, इनका विचार करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। पित्तोदर कला, पित्तधरा कला, मज्जाधरा कला, करंत तेल थोड़ा ही डालते हैं बराबर। ये स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, इसके बारे में काफी बहस होती रहती है।
और विरेचन क्यों देना है, तो पित्तधरा कला मज्जाधरा कला एक ही है, तो मज्जा के ऊपर काम करता है और मज्जा का संबंध ब्रेन से है, इस प्रकार का उसका समर्थन किया जाता है। लेकिन ये सातारा नहीं, कराड़ में गजानन पंडित वैद्य थे। तो उनसे एक बार बहस हुई थी, तो उन्होंने कहा ये तो विरेचन नस्य है, रेगुलर विरेचन है ही नहीं इस प्रकार से। अगर सूत्रों का क्रम देखे तो पहले दूसरा कोई वातव्य दिया है, फिर ये पक्षाघात बताया गया है, और स्नेहनम स्नेह संयुक्तम ऊपर नस्य के बारे में बात की गई है, और स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, तो विरेचन नस्य देना है, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने वो निकाल के देखा, तो बीच में एक दूसरा कुछ सूत्र है, तो अनुवृत्ति कैसी होती है एक अलग बात है। वैसे पाणिनीय ग्रामर में जो अनुवृत्ति है वो सलगता से होती है, उपदेश जनुनासिक इत, और फिर हलंत्यम, उसके बाद में जो सूत्र आता है। तो उपदेश और अनुनासिक उपदेश और इत के अनुवृत्ति नीचे के सूत्र में आ जाती है। वैसे काफी जगह इस प्रकार से पाणिनीय ग्रामर में आता है, लेकिन उसमें बीच में दूसरे कुछ सूत्र है ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बीच में अगर कुछ सूत्र है तो भी इस प्रकार की अनुवृत्ति पिछले से लेनी है या नहीं लेनी है। अभी हम सामान्य तौर पर भी ग्रंथों का अर्थ करना भूल गए हैं कि क्या सूत्र है और क्रियापद क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब देख के फिर देखना है इस प्रकार से। ऑल टाइप्स ऑफ नस्य इन जनरल आल्सो कॉल्ड एज शिरोविरेचनम। कैसे होगा ये? विरेचन, ब्रूहण, शमन, इन नस्य के 3 प्रकार है। तो सभी विरेचन नस्य होंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार से। लेकिन उस सूत्र में ऐसा लगता है कि जरूर ये विरेचन नस्य है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा है कि सूक्ष्म जंतु जो है, बैक्टीरिया वगैरह, उनको हम कृमि समझे या नहीं समझे इस प्रकार के, और जो हमारे ग्रंथों में कृमिहीन चिकित्सा है वो उनमें कारीगर होगी या नहीं होगी इस प्रकार से। यहाँ पुणे यूनिवर्सिटी में एक संशोधन हुआ था। और अतिसार में जो भी द्रव्य बताए गए हैं उनका स्क्रीनिंग किया गया इन विट्रो स्टडी के लिए। तो उसमें से सिर्फ दारू हल्दी ऐसी मिली कि जिसको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मिली इन विट्रो, और बाकी ये शुंठी और जायफल और कुटज वगैरह वगैरह सभी जो रोजाना इस्तेमाल में आते हैं अतिसार में, उनको कुछ भी एक्टिविटी नहीं मिली। ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद जो भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन है विभिन्न कंपनियों में, उसमें आधा हिस्सा दारू हरिद्रा बन गई, 50% दारू हरिद्रा डाली गई इस प्रकार। तो ये जो अजीब बात थी, और किसी के समझ में ये नहीं आ रहा था दारू हरिद्रा अचानक अतिसार में कैसे आ गई। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल भी नहीं है, बैक्टीरियोस्टैटिक इस प्रकार से। नस्यन पक्षाघातम मोस्टली ब्रूहण और उष्ण ब्रूहण, या ये जो माशबलादि काढ़ा है, माशबला शुकशिंबी दकतृण रात्ना अश्वगंधा अरुबुकाणाम क्वाथो नस्य निपीतो रामठ लवणान्वित कोष्णा। तो इसमें हिंगो और सैंधव डाल के क्वाथ नाक से पीना है, तो मैंने इसका प्रयोग किया है। तो ये पक्षवद में अच्छा इस प्रकार का काम करता है। डू शोधन एज वेल एज ब्रूहण सो द शिरो विरेचन टर्न। लेकिन शिरो में शुरू में यह शिरो विरेचन इस प्रकार का करना है। तो मुझे लगता है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल वगैरह वगैरह ये जो एक्शंस है, ताम्र के बारे में भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है,
ताम्र अगर पानी में डाल के रखते हैं या तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन मिलती है, और इसलिए तांबे के बर्तन में पानी रखना और फिर पीना ये बताया जाता है। हम भी रखते हैं, रेगुलर सर्कुलेशन में रहता है, तांबे के बर्तन में रखते हैं, फिर उसमें से स्टेनलेस स्टील में डाल देते हैं, और उसमें भी एक ताम्र का इन्होंने डिवाइस बनाया था FRLST में, वो भी डालते हैं और फिर पानी उबाल देते हैं सोना डाल के तो ये ताम्र और सुवर्ण दोनों के एक्शन मिलती है, और ताम्र और सुवर्ण के एक्शन विषग्न है। शुद्धे हाँ विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धाय ऊर्ध्वो मधस्तथा सूक्ष्म ताम्र रजत काले, इस प्रकार से। और फिर शुद्धे रुधि ततः शाणम हेमचूर्ण से दापयत न सचते हेमपांगे पद्मपत्रे विवद विषम, इस प्रकार की बात कही गई है। और स्वर्ण सूचकर में इस प्रकार का ताम्र और स्वर्ण का संयोग है जो कॉमन है प्रचलन में। तो इस दृष्टि से ताम्र का प्रयोग करना एक अलग इस प्रकार की बात होगी, लेकिन वो बैक्टीरियोस्टैटिक है इसलिए उसका प्रयोग करना है ऐसा कहीं जगह सोचा जाता है, ये एक अलग इस प्रकार की बात है। तो अभी लोग इसमें जुड़ जाते हैं कि इसको बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल इस प्रकार की कुछ एक्शन मिलती है क्या कुछ किसी द्रव्य को, तो फिर उन इन्फेक्शंस में उनका प्रयोग करना आरंभ करें इस प्रकार से। और ये इन विट्रो स्टडीज शुरू में होते हैं और फिर इन विवो इस प्रकार से किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोच अलग ही है। और नानलस्कर का स्पष्ट रूप से कहना था कृमि दोषतः ये जो अतिसार होता है ये इन्फेक्शन की वजह से है। और टीका में ऐसा बताया गया है कृमयो ही रोग कारणम माधव निदान मधुकोश टीका में कृमयो ही रोग कारणम इस प्रकार का बताया गया है, उसका रेफरेंस उन्होंने दे दिया। अब दोष दृष्टि निरपेक्ष कृमि रोग का कारण होते या नहीं होते एक विवाद्य मुद्दा। अगर कृमि रोग का कारण होंगे भी तो भी दोष के बगैर कुछ नहीं होगा, तो उससे दोष दृष्टि होना, क्योंकि कृमि निर्माण होने के लिए जो क्लेद होना जरूरी है वो दोष दुष्य समूर्छना से या दोष दृष्टि से हो सकता है। तो ये आमम नर संकेचित केचित मल संचय, ये मल संचय भी कृमि का कारण हो जाता है इस प्रकार से। प्रथमाम दोष दृष्टि केचित आमम प्रचक्षते, ये जो आगभट्ट में 14वें अध्याय में सूत्र आया है उसके मुताबिक कृमि के निर्माण के लिए एक पोषक भूमि निर्माण हो सकती है, और मल संचय ये भी एक कृमि का कारण हो जाता है क्योंकि पोषण उनको वहां से मिलता है इस प्रकार से। तो इसमें कृमि कारण होंगे भी तो केवल कृमि कारण होंगे ऐसा नहीं मान सकते, कृमि कारण होंगे, एडिशनल दोष दृष्टि भी कारण होगी दोनों की चिकित्सा करनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो भक्त द्वेषोति सारश्च संजात कृमि लक्षणम, ये हाँ मैं मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा था ज्वरो विवरणता शूलम रुद्रोग सदनम भ्रमः भक्त द्वेषोति सारश्च संजात कृमि लक्षण। तो अतिसार एक कृमि का लक्षण है एक इस प्रकार से हमारा निदान कृमि इस प्रकार का हो सकता है। तो वेडंगा ऑल्सो एक्ट्स एट ज्वरग्न वाग देसाई, ओके वाग देसाई की किताब एक अलग किताब है, अच्छी किताब है इस प्रकार से। और उसमें लैटिन नाम वगैरह अच्छे तरीके से दिए हैं, और उपयोग जो है घरेलू उपयोग जैसे ज्यादा इसमें है इस प्रकार से। इन विट्रो इन विवो दोनों में सेम ही एक्शन हो क्या, ये जरूरी है, ये भी हो सकती है। कृमि कुठार विडंगारिष्ट प्लस विडंगारिष्ट जियार्डियासिस एंड अमीबिक डिसेंट्री में भी कृमि चिकित्सा उपयोगी होती लेकिन एमबीबीएस इसमें प्रवाहिका मानकर ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जियार्डियासिस के बारे में जरूर सोच सकते हैं, और पानी उबाल के लेना
मैं दालचीनी डाल के उबाल के लेने के लिए कहता हूँ। ये कहाँ से आया मुझे याद नहीं है, लेकिन क्रुमिन इस प्रकार से काम करती है दालचीनी। वैसे विडंग या गोक्षूर डाल के भी पानी उबाल सकते हैं, और सोना तो डालना ही है इस प्रकार के। ताम्र के बर्तन का पानी लगातार कई दिनों तक नहीं पीना चाहिए। 5-6 दिन बाद 2-3 दिन की गैप होना चाहिए, ऐसा मॉडर्न रिसर्च में बताया है। तांबे के बर्तन में पानी उबालना नहीं है। ये बात कही जाती है, लेकिन तांबे के बर्तन में पानी रखकर फिर वहां से निकालना, और स्टेनलेस स्टील में रखना, और फिर वहां से निकालकर सोना डाल के उबाल लेना। और चाहे बाकी ये गोक्षुर वगैरह डालना है तो शिरोविरेचन में देवदाली का नस्य करते हैं, वो तो है। खास करके कामला में करते हैं। एक परिचित वैज्ञानिक है, उन्होंने काफी डिटेल में इस इसे एक्सप्लेन किया है, बाद में बता सकता हूँ। जीएसवीसी में डाल दो। कि लगातार नहीं लेना है इस प्रकार का जो है, वो जीएसवीसी में डाल दो तो पता सभी को चलेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन्फेक्शन एक अलग सोच है एलोपैथी की, और हमारे हिसाब में कृमि एक अलग सोच है। दोनों का मिलाप हो सकता है, लेकिन ये तो मालूम नहीं, पानी उबाल के ताम्र पात्र में शायद रख सकेंगे। लेकिन ठंडा होने के बाद नहीं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बेटर ऑप्शन है कि पहले ताम्र पे का पात्र में रखो, फिर स्टील में कन्वर्ट करो, और फिर उबाल के स्टेनलेस स्टील में ही ठंडा करो, या फिर मटके में डालो, वो भी चलता है इस प्रकार से। और फिर वो पानी उबाल के ठंडा हुआ ये पियो, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और ये आम विषय के हिसाब से कुर्मिया, ये ताम्र और सुवर्ण का संयोग अच्छा इस प्रकार का है। तांबे में पानी नहीं उबालना, ऐसे कहा कहा ऐसा कहाँ पर है मुझे भी याद नहीं है, मैंने सुना है सिर्फ। लेकिन उबालना नहीं है ऐसा कहना है इसके बारे में। तो थोड़ा गूगल सर्च करो। बेटर ऑप्शन कुछ ना कुछ सामने आएगा। तांबे के बर्तन के बारे में इस प्रकार से। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि इंटीग्रेशन करना है नहीं करना है, अलग बात इस प्रकार की। ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन से कृमिघ्न चिकित्सा सूक्ष्म जंतुओं के रोगों में देनी है, इन्फेक्शियस डिसीज में देनी है, इस प्रकार का मतलब निकलता है। और इन विट्रो स्टडी करने के कुछ नहीं मिलेगा इस प्रकार से। पंडित शिव शर्मा ने एक केस बताई थी, रुद्रोगी था। एलोपैथी के हिसाब में इन्फेक्शन था, उसको एंटीबायोटिक दी गई, ठीक हो गया। फिर उस एलोपैथिक डॉक्टर ने इसको कोसा कि आयुर्वेद इसमें क्या कर सकता था इस प्रकार से, कि ये इन्फेक्शन था, बहुत भारी इन्फेक्शन था, और आयुर्वेद तो कुछ नहीं कर पाएगा इस प्रकार से। फिर कुछ महीनों के बाद रिलैप्स आ गया। और फिर उन्होंने फिर से एंटीबायोटिक दी, फायदा नहीं हुआ, तो वो मरीज शिव शर्मा के पास आया। उन्होंने सवर्ण युक्त दवाइयों का प्रयोग किया और वो ठीक हो गया। तो पहले कार्डियोलॉजिस्ट ने उसको फिर से देखा कि हमारी दवा काम नहीं कर रही है, आयुर्वेद की दवा काम कर रही है इस प्रकार से। तो आश्चर्यचकित रहा, तो बोला कि हम इन विट्रो स्टडी करेंगे सुवर्ण का। तो शिव शर्मा ने कहा, "ये बात नहीं है, ये शरीर में ही काम करता है इस प्रकार से, आप किलो भर भी सुवर्ण भस्म डाले इन्फेक्शन के ऊपर, वो नहीं खत्म होगा इस प्रकार से।" तो एक कंसेप्ट ही अलग है। इसलिए नहीं, तांबे के बर्तन तो कलई नहीं की जाती। ये दूसरे कुठला असं पित्तल के बर्तन को कलई की जाती है, तांबे के बर्तन की नहीं की जाती। ताम्रपत्र को हर रोज पीताम्बरी जैसे पाउडर से पीसकर साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो वो काला पड़ जाता है। ऐसे काले हुए ताम्रपत्र का यूज नहीं करना है, लेकिन वैसे नहीं होए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
बर्तन को साफ तो करना ही है हफ्ते में एक बार कम से कम, इस प्रकार से। और इमली का प्रयोग हो सकता है इसमें साफ करने के लिए। पीताम्बरी अच्छी है, लेकिन इमली का भी बर्तन का प्रयोग हो सकता है इस प्रकार से। हार्ड कॉम्प्लिकेशन इट अधोगत रक्तपित्त आफ्टर यूजिंग ताम्रपत्र फॉर कुकिंग फॉर फ्यू डेज। ये पॉसिबल है। इसलिए शायद उबालना नहीं है। पीताम्बरी इज केमिकल, इसके बजाय नींबू या इमली यूज करें। वही मेरा भी वही कहना है। और साफ करके सुखा लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं, रोज करना पड़ता है, सिर्फ एक दिन में ही, वरना काला पड़ता है। हम हफ्ते में एक बार करते हैं। तो देखो, अपने अपने तरीके से देखो। तांब्याचे कोटिंग असलेले भांडे स्वयंपाकासाठी वापरतात, त्यात पदार्थ गरम करतात, हे चालेल का? लेकिन वो कोटिंग नीचे से होता है, अंदर से नहीं, बाहर से होता है। कॉपर प्लेटेड, ये स्टेनलेस स्टील, कॉपर बॉटम स्टेनलेस स्टील, ये अभी बर्तन मिलते हैं। स्टेनलेस स्टील के पात्र में दूध नहीं गर्म कर सकते, तो उसमें दिक्कत आती है। तो कॉपर बॉटम स्टेनलेस स्टील है तो उसमें तड़का भी लगा सकते हैं, दूध को भी गर्म कर सकते हैं। लेकिन ये बाहर है, अंदर नहीं है। यस, रोज करना पड़ता है। इमली, नींबू, बालू इज गुड। ठीक है, देखो अपने अपने तरीके से। तो आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। pass more heat due to copper bottom। मालूम नहीं है। मेरे ख्याल में कॉपर वेसल्स के बारे में गूगल सर्च करें, काफी जानकारी मिलेगी। और कॉपर बॉटम स्टील के बारे में भी जानकारी मिलेगी, एक बार देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपर टी मध्ये तांबे असते, तर तांब्याचे भांडे डायरेक्ट वापरणे सुरक्षित आहे का? फास्ट हीटिंग ड्यू टू कॉपर। कॉपर टी के वैसे दुष्परिणाम काफी दिखते हैं। इसका सीमित प्रयोग ही होना है, और उसके बजाय और कुछ अगर ऑप्शंस है तो बेटर ऑप्शंस है। मैंने काफी मरीजों में ऐसा देखा है कि कॉपर टी का बहुत साल तक इस्तेमाल हुआ और पाँव में मेदस संचिति जैसा लगता है। सूजन नहीं रहती, लेकिन मेदस संचिति जैसे होती है। तो इसमें मैं सूरन का प्रयोग करता हूँ, और अमृतीकरण के लिए सूरन आया आया है। और नींबू का रस अनुपान में देता हूँ। तो ये काफी मरीज दिखते हैं कि कॉपर टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इस प्रकार का कुछ लक्षण दिखाई दिया। और वो काफी आगे के उम्र में भी होता है, 60-70 बरस के बाद भी होता है। तो ये कॉपर देन सिल्वर देन गोल्ड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। या तो ये जलने नहीं देता। स्टेनलेस स्टील, कॉपर बॉटम स्टील है, तो तड़का लगाने समय जल जाता है। तो ये जलने नहीं देता कॉपर बॉटम अगर है तो। वैसे पीतल में कर सकते हैं, लोहे में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की बात नहीं है। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।